तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मतलब जो आपकी जो मैंने क्लास दी हुई थी वो PCS वगैरह और RO जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 जनवरी को प्रीलिम्स, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। और कई लोगों के दिमाग में एक संशय है कि सर वो जो RO की विज्ञप्ति कब आई क्या आई, वो जो मैं बता रहा था वो अभी आई नहीं है, ठीक है, वो अब आने वाली है। होपफुली कि वो नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाए, हम ये आशा करते हैं। और जो आज की क्लास है वो भारत की मतलब भारत के जो भूगोल हम क्लास पढ़ रहे हैं उसके अगला जो मतलब उसका चैप्टर है यानी अगला पार्ट है वो आपके लिए आपके सामने है। कल हम लोग हिंदी की क्लास देखेंगे, हिंदी व्याकरण देखें या कुछ भी देखें, जो हिंदी में बहुत लोगों को दिक्कत होती है तो हिंदी की कल पहली क्लास में आपको कराऊंगा। और आज की जो क्लास होगी वो आपकी कंप्लीटली क्या होगी, फिगर बेस्ड, यानी एक प्रकार के फिगर हम बनाते हैं, एक प्रकार के चित्रों के साथ हम लोग खेल खेलते हैं और उसी के माध्यम से आपको कई चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक हल्का सा डायग्राम ड्रॉ करना है, लिखना कम है समझना ज्यादा है। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, मतलब ये अपनी कॉपी में साथ साथ ही आप लोग क्या करेंगे, नोट भी करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से फिर ये इस टाइप से, फिर हल्का सा ऐसे डाउनवर्ड दिखाना, फिर यूं ऊपर की ओर दिखाना, यानी ये डाउनवर्ड करोगे। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इस प्रकार से ऊपर की ओर दिखाना और यूं करना, इस प्रकार से। ये चलो छोड़ दो। ठीक, अब आपको ये कहोगे कि क्या है, अब थोड़ा सा यहाँ एक काम करना है, पानी दिखा देना है इसको, पानी टाइप का यानी वाटर। हाँ, इधर क्या दिखा देना है आपको, समझ लो कि जल है यानी समुद्र वाला भाग है, ये मान के चलो। देखिए इसको बोला जाता है क्या, पर्वत। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये शब्द टिपिकल हो सकते हैं। ये पर्वत, ये आपका क्या है, पठार। इस पे लिखो मैदान, क्या लिखोगे, मैदान। इसको क्या लिखोगे, सबसे बड़ी चीज आती है जो यहां से ढाल शुरू होती है मैदान के बाद, इस ढाल को लिखना है आपको महाद्वीपी मग्न तट। क्या लिखोगे, महाद्वीपी द्वीपी मग्न तट, इसको लिखोगे। ठीक है, इसके बाद जो ढाल के बाद ये वाला है, ये जो प्लेन है, इसको लिखोगे महासागरी मैदान। क्या लिखोगे, महासागरी मैदान। ठीक है, और ये जो पीक वाला है, ये पीक, इसको लिखोगे कटक। क्या लिखोगे, कटक। इसको लिखना है आपको कटक। ठीक है, और लास्ट में इसको लिख देना है भ्रंश घाटी, इधर वाले को लिख देना है भ्रंश यानी ड्रिफ्ट वैली। ठीक है, घाटी, ऐसे लिख दो इसको। अब देखिए सबसे बड़ी चीज आती है कि सर आपने क्या बनाया। सबसे पहले ध्यान रखना, स्थल खंड का सबसे ऊंचा भाग पर्वत कहलाता है। स्थल खंड का सबसे ऊंचा भाग पर्वत कहलाता है, जिसकी ढाल नुकीली होती है या ढाल क्या होती है, खड़ी होती, बहुत ज्यादा क्या होगी, इस प्रकार की। पर्वत से नीचा तथा मैदान से ऊपरी भाग जिसका जो टॉप होता है वो हल्का सा फ्लैट टाइप का होगा, पठार कहलाएगा। तथा स्थल खंड का सबसे निम्नतम पोर्शन जो पर्वत और पठार से निम्न होता है वो मैदान कहलाता है। इसको ऐसे समझना है। ठीक है, इसीलिए फिगर दिखाया है, लिखना कुछ नहीं है, खाली ऐसे दिखा दो, पर्वत पठार मैदान। जब मैदान से आप समुद्र की ओर जाओगे जो ढाल लगेगी उसको बोलोगे महाद्वीपी मग्न तट। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं महाद्वीपी मग्न तट जो आता है महासागरी मैदान से पहले और ये स्थल खंड के मैदान के बाद आता है। और जब आप महासागर में पहुंच जाओगे जो वहां फ्लैट मिलेगा वहां आपको महासागरी क्या मिलेगा, मैदान मिलेगा। महासागरी मैदान, इस मैदान में महासागर के अंदर जो सबसे ऊंचा भाग है, ये सबसे ऊंचा भाग, और जिसकी ढाल अपने आप में इस प्रकार की होती है जैसे स्थल खंड पे पर्वत है, महासागर के अंदर ऐसा ही पोर्शन कटक कहलाता है। कटक एक ऐसी चीज है जो महासागर का सबसे ऊंचा बिंदु होता है, कटक कहलाता है। ध्यान रखना, महासागर का सबसे ऊंचा बिंदु क्या कहलाता है, कटक कहलाता है। बाकी भ्रंश घाटी छोड़ दीजिए, वो भ्रंश घाटी अलग चीज है, वैली होती है, ड्रिफ्ट वैली जिसको बोलते हैं, वो ऐसे दिखाया है मैंने। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना अभी आप लोग, महासागर का सबसे ऊंचा भाग कटक कहलाता है, जबकि स्थल खंड का सबसे ऊंचा भाग पर्वत कहलाता है। ठीक है, बाकी ये पठार मैदान इस टाइप से फिगर आपको दिखा देना है, तो ये हल्का सा आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये होता है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या जानते हो, आप सीधे सीधे बता दो स्थल खंड का सबसे ऊंचा भाग पर्वत कहलाता है, जबकि उसके नीचे जो उससे कम और मैदान से ऊंचा भाग पठार कहलाता है। स्थल खंड का एक प्लेन जो होता है वो मैदान होता है, जबकि महासागरी मैदान से पहले महासागरी मग्न तट आता है जिसकी ढाल क्या होती है, हल्की सी तिरछी होती है। इसके बाद महासागरी मैदान आता है, जबकि महासागर के अंदर सबसे उच्चतम भाग जो स्थल खंड में पर्वत की तरह और महासागर में क्या कहलाता है, उसको कटक कहलाता है। उसके बाद भ्रंश घाटी आती है। हल्का सा एक फिगर है। ठीक है, अब आज की क्लास का मेन जो हमारा मकसद है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना लिखो, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये हम लोगों को देखना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपका टॉपिक होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमारा आज से क्या है, टॉपिक है कि आखिर पृथ्वी के अंदर क्या है और कैसा है, इसको हम लोग देखते हैं। और यहां से क्वेश्चन आता है आपका पेपर में, क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। यहां से आपको फिगर खेलना है। एक फिगर तो आप ये बनाइए, 1 2 3, ठीक है। यानी ये 1 2 3 आपने ये बना दिया और सबसे पहले आपको ये फिगर बनाना है, यानी कहीं ना कहीं ये पहला, ये सेकंड और ये छोटा गोला थर्ड। यानी आपसे इस फिगर को देखते ही सीधे सीधे आप बता दोगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। फिगर से आपने बता दिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जाता है। यानी अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भागों में कैटेगराइज की गई है, 3 भाग यानी 3 पार्ट में इसको क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में क्या किया गया, बांटा गया। पहली चीज, सर इससे कुछ समझ जैसा नहीं आ रहा, स्पष्ट नहीं हो पा रही तस्वीर की, इससे हम क्या समझें। कोई बात नहीं बच्चों, दूसरा फिगर बना देता हूं, ठीक है। अगर ये फिगर समझ में नहीं आया तो आपको कम से कम एक इस प्रकार का फिगर बना दीजिए, ये आपके समझ आएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक फिगर बनाना है और इसको अगर हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया है, ये एक हम उसका टुकड़ा पकड़ लेते हैं, इसी अर्थ का हम तीनों भाग देख लेते हैं। इसको बोला जाता है, एक पार्ट ये, एक प्रकार ये, इसको लिखो क्रस्ट, इंग्लिश वाले भी क्रस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं भूपर्पटी, ठीक। मेंटल और क्रोड या कोर या इसी को क्रोड बोला जाता है। अब हुई थोड़ा तस्वीर स्पष्ट, बिल्कुल हुई सर। कैसे हुई स्पष्ट बच्चों, बताओ। सर आपने अभी बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जा सकता है और आपने फिगर सहित दिखाया, तो फिर मैंने कहा चलो फिर बताओ कौन कौन सी। सर 3 भाग हैं तो कुछ ना कुछ नाम तो होगा ही, जैसे हमारा नाम है वैसे आपका नाम है, ऐसे इसका भी नाम रखा होगा वैज्ञानिकों ने। मैंने कहा बच्चों क्या रखा, आपने कहा सर क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है जिसका नाम क्रस्ट, मेंटल और कोर। सर आ तो रहा है समझ, मजा जैसा नहीं आ पाया अभी भी तस्वीर कुछ स्पष्ट नहीं हो रही है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। फिर से हम लोग इसको क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिगर बनाया इस प्रकार से, ये किया, ये किया। सर ये तो सेम हो गया, कॉपी कर रहे हो, लो फिर। सर ये भी सेम हो गया, कॉपी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको नाम दे देते हैं, क्रस्ट को सियाल, इसको नाम दे देते हैं सीमा, और इसको दे देते हैं निफ, ठीक है। ये दे दिया। अब बताइए कुछ तस्वीर स्पष्ट हुई? बिल्कुल हुई सर, स्पष्ट। मैंने कहा कैसे हुई बताओ। सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला भाग क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। इस क्रस्ट में बहुलता होती है सियाल की। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल का मतलब है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, लिख देना। सीमा का मतलब है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, Mg, ठीक है। और निफे का मतलब है निकिल प्लस आयरन। तो ये इसको पूरा लिख देना, इसको निकिल प्लस आयरन, यानी ये सब अयस्क हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, ये है सिलिका और मैग्नीशियम, ये है सिलिका और एल्यूमिनियम। अब बताइए क्या चीजें स्पष्ट हुई? सर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तस्वीर स्पष्ट होने लग गई है। मैंने कहा क्या स्पष्ट हुई? सर एक चीज बताते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको क्रस्ट, मेंटल और कोर कहा गया। क्रस्ट में सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, जबकि जो इसका आंतरिक भाग होता है, इंटरनल भाग होता है, उसको क्रोड या कोर बोला जाता है, जिसमें किसकी, निकिल और आयरन की प्रधानता होती है। वाह सर, तस्वीर अब स्पष्ट होने लगी। लेकिन सर कुछ कमियां अभी भी हैं,
उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। हो जाएगा बच्चों, इसको आपने लिखना है। क्रस्ट जो है सबसे बाहरी परत होती है पृथ्वी की, ठीक है। मेंटल मध्य की होती है, क्रोड जो होती है सबसे आंतरिक होती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है। मेंटल किन दो परतों के बीच स्थित है, सिर्फ और सिर्फ फिगर से, मैं क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा। मेंटल किन दो के बीच स्थित है, क्रस्ट सबसे बाहरी है, कोर। फिर क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूपर पट्टी में किस अयस्क की प्रधानता है, पृथ्वी के मेंटल में किसकी प्रधानता है, पृथ्वी की आंतरिक या क्रोड में किसकी प्रधानता है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इजीली आपको समझ आने लगे। सर एक काम करो, थोड़ा सा और ज्यादा स्पष्ट कर दो। ठीक है, इतना जब कर दिया, सर की जिम्मेदारी है स्पष्ट करने की, तो सर इसको और स्पष्ट करेंगे। ठीक है, ये सब लिख दिया होगा ना आप लोगों ने, जितना मुझे मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल आपको और स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हमने फिर 3 फिगर बनाए, उसके बाद चलो एक और फिगर बना लेते हैं। ठीक, ये ठीक है, इस प्रकार से एक फिगर और बना लो फिर थोड़ा सा इस चीजों को स्पष्ट करते हैं। ठीक, देखिए ये एक परत, 2 परत। अब हमने कौन कौन से फिगर बनाए आपको अपनी कॉपी में देखना। अब मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं ठोस यानी सॉलिड, ठीक है, इसको लिख देते हैं तरल, और इसको लिख देते हैं जमी हुई अवस्था। जमी हुई अवस्था, न ठोस न तरल, जमी हुई अवस्था, मतलब एक प्रकार का गाढ़ा गाढ़ा जिसको बोलते हैं ना, गाढ़ी गाढ़ी चीज जो होती है, जमी हुई अवस्था। ये ठोस, ये तरल, ये सॉलिड लिक्विड, और ये जमी हुई अवस्था जो है। ठीक, ये था आपका क्रस्ट, ये था मेंटल, और ये क्रोड था। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। ये आपको मैंने इसको जैसे बताया, इसमें मैंने बताया सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, निकिल और आयरन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो अब बताओ तस्वीर स्पष्ट हुई? जी सर बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट हुई। मैंने कहा कैसे हुई? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसकी सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, अपने आप में क्रस्ट कहलाती है। उसके मध्य में मेंटल होता है, जबकि इसकी सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। क्रस्ट जो है सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, जो मेंटल है वो सियाल यानी सिलिका और सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम बना है, जबकि जो आंतरिक परत क्रोड है उसको किससे मिलकर बना है, मैग्नीशियम, मतलब सॉरी आयरन, निकिल और आयरन से मिलकर बना है। जो क्रस्ट है अपने आप में ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि जो मेंटल है अपने आप में तरल अवस्था में पाया जाता है, और जबकि जो आंतरिक संरचना वो जमी हुई है, गाढ़ी अवस्था में पाया जाता है। बताओ तस्वीर स्पष्ट हुई? सर बहुत हद तक होगी, लगभग 85% तस्वीर स्पष्ट आपने हमारी कर दिया आज, लेकिन बाकी का 15% कौन करेगा बच्चों? आपके मुंह से आवाज आएगी, सर आप करेंगे, सर आप करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। ठीक है सर, कैसे इसको स्पष्ट करते हैं देखिए। अब जब मैं यहां तक पहुंच गया, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 2 फिगर और बनाते हैं। देखिए एक फिगर हमने यू बनाया, और एक थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से बना देते हैं। ये बनाया, ये बनाया, ये बना दिया। ठीक है, ये फिगर बना दिया। अब देखिए, ये तो आप भली भांति परिचित हैं कि इसको क्या बोला गया, क्रस्ट बोला गया। भली भांति आप लोग परिचित हैं इस चीज को। ठीक है, ये बोला गया मेंटल वाला पोर्शन, और ये बोला गया आंतरिक क्रोड। अब ध्यान रखना बच्चों, क्रस्ट के अलावा जो मेंटल है इसको भी सब कैटेगराइज किया जाता है, मध्य मंडल, ऊपरी मंडल, इस टाइप से। ठीक है, यानी 2 भागों में, यानी कहीं ना कहीं जो मेंटल है वो इसको और हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में सब कैटेगराइज करते हैं, जिसका नाम ऊपरी, मध्य और निम्न, यानी ऊपरी मेंटल, मध्य मेंटल, निम्न मेंटल। ठीक, तो आप चाहो तो इसको ऊपरी लिख देना, यहां पे लिख दो ऊपरी मेंटल, यहां लिख दो मध्य मेंटल, और ये निम्न मेंटल। ठीक है, इसको 3 भागों में आप लोग क्या कर सकते हैं, सब कैटेगराइज कर सकते हैं। कंप्लीटली अपने आप में है तो क्या ये एक प्रकार का मेंटल। ठीक, अब मैंने, सर आप कहोगे सर आपने ये फिगर क्यों बनाया, इसको बिल्कुल आपको मैं समझाता हूं। इसमें 1 2 3 लाइनें इसमें आपको क्या करनी है, फिर से ड्रॉ करनी है। एक जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी, और एक लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया था पहला वाला, ये ठोस होता है, ठोस अवस्था में। अभी मैंने इससे पहले एक फिगर बना रखा है, ये अपने आप में सॉलिड कंडीशन में, ठोस अवस्था में है नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। इसके बाद लगभग 400 किलोमीटर तक की डिस्टेंस, जब अंदर जाओगे आपको कुछ मिलेगा, अभी बताता हूं क्या मिलेगा। 400 किलोमीटर तक का ये पोर्शन रहता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और जाओगे, इसको कुछ और बोलेंगे, फिर अंदर जाओगे कुछ और उसको बोला जाता है। अब देखिए ध्यान ये रखना है, जो ये क्रस्ट है इसको तो आप क्या बोलोगे, क्रस्ट। ये क्या है, मेंटल, और ये क्या है, क्रोड है। ये भी आप जानते हैं। ध्यान रखना, जो क्रस्ट है, ठीक है, ये बाहर लिख देता हूं इसको,
मैं इसको क्या लिख देता हूं, बाहर लिख देता हूं, ठीक है। ये क्रस्ट है ना, जो एक क्रस्ट है ये वाला पोर्शन, और ये ऊपरी मेंटल है। अभी मैंने आपको बताया था क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, यानी ये दो क्रस्ट है प्लस ये ऊपरी मेंटल है, ये दोनों ही ठोस अवस्था में है, और इसी को बोला जाता है स्थल मंडल। क्या बोला जाता है, स्थल मंडल, यानी लिथोस्फीयर जिसको बोला जाता है। यही अपने आप में क्या है, स्थल मंडल है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि स्थल मंडल किससे मिलकर बना है, इजीली बताइए, क्रस्ट और ऊपरी मंडल से मिला के स्थल मंडल बना है, जो कि अपने आप में ठोस अवस्था में है। बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आप जब मध्य में आएंगे, यानी ये मध्य मंडल जो है यानी मेंटल है, इसको जो अगर आप देखोगे लगभग 400 किलोमीटर तक होता है, इसको बोला जाता है दुर्बल मंडल। क्या बोला जाता है, इस वाले पोर्शन को जो 400 किलोमीटर तक होता है, इसको बोला जाता है दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल, स्थल मंडल को लिथोस्फीयर बोलते हैं, जबकि दुर्बल मंडल को क्या बोलते हैं, आपका एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। इसके बाद आता है आपका निम्न मेंटल, यानी ये आपका मिला के बनता है क्या, तीसरा मध्य मंडल। क्या बनेगा इससे मिला के, मध्य मंडल बनेगा। क्या बनेगा इससे, मध्य मंडल, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। और जो लास्ट क्रोड है, इससे जो मिलके बनता है, उसको बोला जाता है केंद्र मंडल। क्या बोला जाता है, केंद्र मंडल। वाह सर वाह, मजा आ गया। अब जाके तस्वीर 95% तक कंप्लीट हो चुकी है, स्पष्ट। मैंने कहा चलो बताओ बच्चों क्या स्पष्ट हुआ है, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसकी सबसे बाहरी सतह जो थी क्रस्ट, मध्य को मेंटल, और सबसे आंतरिक वाले को क्रोड या कोर कहा जाता है। ठीक हो गया। फिर क्या जानते हो सर, जो क्रस्ट होता है यानी सबसे बाहर, वो सीआर यानी सिलिका एल्यूमिनियम, मेंटल जो होता है सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम, जबकि जो क्रोड होता है वो तीसरी चीज से मिलकर बना होता है, जिसको बोला जाता है निकिल और आयरन। ठीक हो गया। फिर क्या स्पष्ट हुआ, सर आपने ये बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो बाहरी परत होती है वो ठोस अवस्था में होती है, मध्य वाली तरल अवस्था में होती है, जबकि आंतरिक जो परत है इसकी वो जमी हुई अवस्था में, गाढ़ी अवस्था में होती है। ठीक हो गया। जब आप सब इतना बता ही रहे हो, मैं आपको तीनों के नाम बता देता हूं। जो मेंटल है उसको हमने 3 भागों में सब कैटेगराइज किया है, ऊपरी, मध्य और निम्न मेंटल। मैंने कहा ठीक हो गया। तो आपने ये बताया जो क्रस्ट था और ऊपरी मेंटल था उससे मिलकर स्थल मंडल बना, मध्य मेंटल से आपका दुर्बल मंडल बना, निम्न मेंटल से आपका कौन सा बना, मध्य मंडल बना, और लास्ट में आपका जो क्रोड है उससे मिलकर क्या बना, केंद्र मंडल बना। इतने अच्छे से आप लोगों की तस्वीर धीरे धीरे क्या होने लगी, कवर होने लगी। अब जब इतना कवर होने लग गया तो लास्ट जो आपका जो फिगर आता है उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए ठीक है, तस्वीर थोड़ा और ज्यादा क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, और अंतिम तस्वीर ऐसी ही स्पष्ट होने वाली है। अब आप कंप्लीटली समझ गए होंगे स्थल मंडल को किसको कहते हैं, दुर्बल मंडल किसको कहते हैं, मध्य मंडल किसको कहते हैं, ये सब समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए लास्ट एक और तस्वीर स्पष्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग इसको क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे, फिर उसका लिखने का थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। ठीक है, देखिए फिर आपको एक बार ये फिगर ड्रॉ करना है, ये इस टाइप से फिगर इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ किया आपने, देखिए जैसे ही ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद आपको मैंने क्या बताया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो बच्चों हमेशा याद रखना एक चीज, जैसे कोई आप कहीं भी होते हैं, किसी भी जगह पर होते हैं, एक संक्रमण काल होता है। संक्रमण का काल का मतलब वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, मतलब कि एक बीच का जो फेज है। एग्जाम्पल मैं आपको समझ आता हूँ। ठीक है, जैसे ये देहरादून है, ये हरिद्वार है। ठीक है, आप दून से हरिद्वार की ओर जाने लगे तो दून इतना ज्यादा आगे तक फैल गया, इतना ज्यादा आगे तक फैल गया कि समय एक टाइम ऐसा आएगा कि दून और हरिद्वार एक हो जाएंगे। आपको आइडिया नहीं आ जाएगा कहां से दून खत्म हुआ, कहां हरिद्वार शुरू हुआ, कहां से बीच का इलाका। तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रांजिशन फेज होता है उसका। ठीक है, यानी संक्रमण काल जिसको बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जिससे यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ के गुणधर्म अलग हैं, यहाँ के अलग हैं। कहने का मतलब दोनों चीजों में जहां से डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन आना चल जाता है, उसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूटी, यानी अपने आप में असंबद्धता, यानी अशांतत्य। ठीक है, अशांतत्य बोला जाता है, डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको ये बताया था क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में बताया था।
तो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के दोनों भागों को कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां क्रस्ट के गुण यहां अलग होंगे और इस लाइन से नीचे थोड़ा अलग होंगे, यानी यहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी, यानी सेम नहीं होगा, जैसा यहां है वैसा यहां सेम नहीं होगा। ये पॉइंट जो है इसने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया होगा, असांतत्य कर दिया होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, इसके बीच जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसका नाम है कोनोरोड असांतत्य। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कोनोरोड असांतत्य, कोनोरोड असांतत्य, ठीक है, यानी डिसकंटिन्यूटी लिखना है इसको, यानी कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी पृथ्वी के किसको अलग करता है, यानी क्रस्ट के दोनों ऊपरी क्रस्ट और निम्न क्रस्ट को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये अपने आप में पूरा यहां तक क्या है, क्रस्ट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा भाग क्या है, क्रस्ट वाला है। तो कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी किस किस को अलग करती है, अपने आप में क्रस्ट के दोनों सतहों को सेपरेट करते, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको क्या बता रखा है, कंप्लीटली मेंटल बताया है। तो ध्यान रखना, आपने कहा यहां तक तो क्रस्ट है सर, यहां से यहां तक का पोर्शन पूरा क्रस्ट है और यहां मेंटल है। क्या सर ऐसा भी होगा कि क्रस्ट और मेंटल, क्योंकि दोनों के अलग अलग नाम है, क्रस्ट के गुण अलग होंगे, मेंटल के गुण अलग होंगे, तो इनको भी तो कोई कोई सेपरेट कर रहा होगा। इस क्रस्ट और मेंटल को जो सेपरेट करता है उसको बोला जाता है मोहो असांतत्य, यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसको क्या बोला जाता है, मोहो असांतत्य, यानी डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी किसको सेपरेट करती है, क्रस्ट और मेंटल को, ठीक है। तो यहां ब्रैकेट में लिखो क्रस्ट प्लस मेंटल के मत को सेपरेट, प्लस मेंटल को अलग। पहला आपने ये लिखा, इसमें लिखा आपने कोनोरोड में क्रस्ट और क्रस्ट को अलग, क्रस्ट प्लस क्रस्ट को अलग, यानी ऊपरी क्रस्ट और निम्न क्रस्ट को अलग करता है, तो मोहो आ गया। जैसे ही आप क्रस्ट के बाद मेंटल में पहुंचे, इस भाग में, इस मेंटल में भी कोई ना कोई ऐसे गुण होंगे जो आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होंगे। तो हमने ये डॉटेड लाइन डाल दी मेंटल की, इसको जो सेपरेट करता है ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल को, इसको बोला जाता है क्या, रिपीती असांतत्य, यानी रिपीती अपने आप में डिसकंटिन्यूटी, रिपीती असांतत्य, ठीक है, यानी रिपीटी डिसकंटिन्यूटी। जैसे ही आपने इन रिपीटी डिसकंटिन्यूटी से नीचे की ओर आप आने लगे, आपको पता चल गया ये मेंटल है, ये क्रोड है, लास्ट वाला आंतरिक जो परत है इसकी, ठीक है, क्रोड या कोर जिसको बोलते हैं। जो क्रोड है, क्या क्रोड और ये भी अलग अलग होंगे, मेंटल और क्रोड बिल्कुल होंगे। इसको जो अलग करेगा उसको बोला गया गुटेनबर्ग असांतत्य। क्या बोला गया, गुटेनबर्ग असांतत्य, गुटेनबर्ग असांतत्य, यानी गुटेनबर्ग किस किस को अलग कर रहा है, फिर मेंटल और इसको क्रोड को, ठीक है, मेंटल प्लस क्रोड को, मेंटल प्लस क्रोड को। और ये रिपीट किसको करता है, मेंटल प्लस मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल, ठीक है। और लास्ट आता है आपका, ये कौन सा आता है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड, ठीक है। ये इसको जो सेपरेट करेगा इसको बोला गया लेहमन असांतत्य, ठीक है। इसको क्या बोला गया, लेहमन असांतत्य, यानी लेहमन असांतत्य। ये किस किस को कर रहा है, आंतरिक क्रोड प्लस बाहरी क्रोड को, बाहरी क्रोड, इनको ही क्या करता है, सेपरेट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, लेहमन असांतत्य किसको सेपरेट करेगा, गुटेनबर्ग किसको करेगा, रिपीटी किसको करेगा, इसको रट जाना। ये आपको शायद लुसेंट वगैरह में भी देखने को मिलेंगे इस टाइप के फैक्ट, तो ये बहुत आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बताइए, अब तस्वीर स्पष्ट हुई, बिल्कुल हो गई सर, हम गदगद हो गए, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आइडिया आ गया कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको क्रस्ट मेंटल कोर कहा जाता है। क्रस्ट सियाल की और क्रस्ट में सियाल, मेंटल में सीमा और क्रोड में अपने आप में निफे होता है। और ये अपने आप में क्रस्ट वाला जो पोर्शन है और ऊपरी मेंटल है वो ठोस अवस्था में होती है, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। जबकि जो मध्य मेंटल होता है वो दुर्बल मंडल कहलाता है, निम्न मेंटल को क्या कहा जाता है, मध्य मंडल कहा जाता है, और क्रोड को क्या कहा जाता है, आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया होगा। इसके बाद कौन सा किसको सेपरेट कर रहा है ये आपको पता चल गया, ठीक है। स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल, केंद्र मंडल, जो भी है आप उसके नाम जान चुके हैं। अब देखिए लास्ट की कुछ चीजें हैं, जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल किसको मिलाएंगे, स्थल मंडल को। आप लोग ने जो स्थल मंडल वगैरह वाला लिखा है तो आप एक जगह पे उसको लिख लीजिए, लिख लीजिए का मतलब ताकि आपका कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। स्थल मंडल किस किस से मिलकर बना है, कभी आपको कंफ्यूज ना हो, लिथोस्फीयर या स्टेनोस्फीयर, कभी कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले लिख लीजिए स्थल मंडल, जो कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से मिलकर बना है, ठीक है। स्थल मंडल लिखो, स्थल मंडल ये किसके मिलकर बना है, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल। फिगर देखना आप उसका, ठीक है, जो बना रखा है आपने कॉपी में, ऊपरी मेंटल, स्थल मंडल। दूसरा आता है आपका दुर्बल मंडल,
ये क्या है अपने आप में, दुर्बल मंडल किससे मिलकर बनाया, अभी बताया था मैंने आपको, मध्य मेंटल से, यानी मध्य मंडल को दुर्बल मंडल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा आता है तीसरा, उसको बोला जाता है निचला मंडल, जो कि मध्य मेंटल कहलाता है इसको। ठीक है, मध्य मंडल ये किससे मिलता होता है, निचला मेंटल। और अंतिम जो आता है आपका वो कौन सा आता है, कोर क्रोड यानी केंद्र मंडल। ठीक है, केंद्र मंडल, केंद्र मंडल ये किसके मिलकर बनाता है, क्रोड। ठीक है, ये मतलब क्रोड को कहते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए थोड़ा सा हमको इनके बारे में लिख लेते हैं। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, भूपरपटी। क्या लिखोगे, भूपरपटी। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें, भूपरपटी, यानी जिसको आप लोग क्रस्ट बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं ना, इसको पहला वाला भूपरपटी। ध्यान रखना, भूपरपटी पृथ्वी की सबसे क्या है, बाहरी सतह है। पहला लिखना है सबसे बाहरी सतह, दूसरा परत लिखना है, दूसरा लिखना है महाद्वीप प्लस महासागर इसी पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले लिखो सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। दूसरा महाद्वीप प्लस महासागर, महासागर इसी पर स्थित, इसी पर स्थित लिखोगे। ठीक है, महाद्वीप प्लस महासागर इसी पर क्या है, स्थित हैं। तो ये सबसे बाहरी परत होती है जो कि महासागर और महाद्वीप इसी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है, इसकी रचना किससे होती है, यानी किससे मिलकर बना होता है रचना। मैंने आपको बताया था सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम जिसको आपने सियाल नाम दिया था उससे मिलकर बना होता है। और साथ ही साथ कुछ भाग इसमें किसका होता है, नीचे नीचे सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, इसको भी लिखना थोड़ा सा, सिलिका और मैग्नीशियम कुछ भाग इसमें पाया जाता है। ध्यान रखना जो महाद्वीप वाला पोर्शन है उसके नीचे दोनों पेटियां पाई जाएंगी, यानी सियाल और सीमा। यानी इसमें आपने लिखना है भूपरपट्टी में जो महाद्वीप के नीचे जो महाद्वीपी भाग है, महाद्वीप के नीचे क्या क्या पाया जाएगा, सियाल प्लस सीमा। ठीक है, जबकि महासागर के नीचे, महासागर के नीचे सिर्फ क्या पाया जाएगा, सीमा पाया जाएगा, वहां सियाल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें भूपरपट्टी में, क्योंकि जैसे पूरा, क्योंकि जो हमने सबसे बाहर है उसी पे महासागर है, उसी में महाद्वीप है, तो आपको ध्यान रखना है किसके नीचे क्या पाया जाएगा। इसमें सियाल और सीमा दोनों पाया जाएगा महाद्वीप में, महासागर में सिर्फ क्या पाया जाएगा, क्रस्ट के नीचे सीमा पाया जाता है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो होता है महाद्वीप जहां जहां होंगे, महाद्वीप के पर्वत पर 60 किलोमीटर तक की मोटाई होती है इनकी, यानी जो महाद्वीपी पर्वत वाले भाग हैं पूरे अर्थ में देखोगे आप, जहां जहां महाद्वीप में पर्वत हैं उसके नीचे 60 किलोमीटर तक मोटा ये रहता है क्रस्ट। जबकि महासागर वाले भागों में इसकी मोटाई कम होती है, जो कि सिर्फ 6 किलोमीटर तक रह जाती है। ठीक है, तो लिखो महाद्वीप पर, महाद्वीपी पर्वत पर कितना, 60 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, मोटाई होती है, यानी इतनी मोटाई। जबकि महासागर पर इसकी मोटाई, महासागर वाले भाग में इसकी मोटाई 6 किलोमीटर तक होती है। ध्यान रखना क्रस्ट किस भाग में मोटा होगा, महाद्वीप पर होगा, ना कि महासागर पर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। दूसरा जो आता है आपका मेंटल आता है, क्या आता है, सेकंड मेंटल आता है। ठीक है, मेंटल आप जानते हैं मेंटल क्या है, क्रस्ट और क्रोड के मध्य होता है। क्रस्ट मतलब भूपरपट्टी पहला प्लस क्रोड के मध्य, क्रस्ट व क्रोड के मध्य होगा। और ये किस चीज के, बिल्कुल ही किस चीज से मिलकर बना है, मेंटल, सीमा से। यानी इसमें अधिकांश भाग किसका है, सीमा, यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम से क्या होता है, मिलके बना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सीमा से क्या होता है, मिलके बना होता है। तीसरा, ये जो ये परत है लगभग 2900 किलोमीटर मोटी परत होती है, 2900 2900 किलोमीटर मोटी परत। जब आप मेंटल देखोगे इतनी मोटाई की परत होती है, लगभग 2900 किलोमीटर तक जाओगे आप अर्थ के नीचे, तो आपको 2900 किलोमीटर मोटी परत जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, मेंटल मिलेगी। ठीक है, और जो पूरा पृथ्वी है उसमें मान के चले इसके आयतन का, इसके घनत्व का बहुत बड़ा भाग रहता है। यानी पृथ्वी के आयतन का लगभग जितना अर्थ का वॉल्यूम होता है उसका 83% मेंटल में ही है, और मास का 68% मेंटल में। यानी कंप्लीटली अर्थ जो है, यानी पृथ्वी के वॉल्यूम का लिखो, पृथ्वी के वॉल्यूम का 83% प्लस मास का, यानी द्रव्यमान का 68% मेंटल में ही है। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 83% और मास का 68% भाग किसमें है, मेंटल में ही अवस्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक, और इसके बाद जो अंतिम आता है, जैसे मेंटल को 3 भागों में बांटा जाता है वो तो आप जानते ही हैं, आप लोग लिख लेना, मेंटल, ऊपरी मेंटल, मध्य मेंटल और निम्न मेंटल। ठीक है, मेंटल को 3 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी मेंटल, मध्य मेंटल और निम्न मेंटल, ये आप लोग जानते हैं। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है क्रोड। क्रोड आप लास्ट आता है, तो क्रोड के उसमें लिखो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, यानी सबसे आंतरिक परत क्या होती है, सबसे
आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत। और किस इसकी रचना किससे होती है? निकिल प्लस आयरन, ठीक है, निकिल प्लस आयरन से इसकी क्या होती है? निफेज जिसको बोलते हैं आप लोग, इसकी रचना होती है और सबसे आंतरिक परत होती है। और कौन सा किसको सेपरेट करता है ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन चीज क्या है, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसको, लास्ट के 1.2 मिनट की वीडियो और है, तो आप सिर्फ इतना सुनना, जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं वो किस अवस्था में है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी की आंतरिक परत, पृथ्वी की आंतरिक परत, पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, ठीक है, आंतरिक परत किस अवस्था में है, यानी किस कंडीशन में है, किस अवस्था में है, इसका पता किससे चलता है? इसका पता कैसे चला? भूकंपी तरंगों के अध्ययन से, भूकंपी तरंगों के अध्ययन से, भूकंपी तरंगों के अध्ययन से इसका क्या चला? पता चला। यानी हमने क्या किया, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, भूगोल में पहले पता चलता है कि ऐसा है, उसके बाद ढूंढा जाता है कारण क्यों, ऐसा क्यों है। देखो ये पता चल गया था, पृथ्वी की जब आंतरिक परतों का अध्ययन किया गया, पता ही नहीं चला कि ठोस है, तरल है या जमी अवस्था में। तो बाद में जैसे ये पता चला कि ठोस है, ये तरल है और ये जमी हुई अवस्था में है, तो ये कैसे पता चला? ये भूकंपी शास्त्र के अध्ययन से, जमी हुई अवस्था में, ठीक है, क्योंकि इसी से ये पता चला कि ठोस, तरल और जमी हुई अवस्था में है। और ये चला किससे? भूकंपी तरंगों के अध्ययन से। जब हमने भूकंप की तरंगें भेजी, उसी से पता चला, क्योंकि भूकंप की 3 तरंगें होती है, आपने सुना होगा, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, यानी प्राइमरी और ट्रांसवर्स और सतही तरंग। और सबसे हानिकारक होती है एल तरंग, सबसे ज्यादा सतह पे चलती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, ये सतह पर चलती है। ये भूकंप को जब पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा, ठीक है, सतह पर चलती है, सबसे हानिकारक यही होती है। तो देखो हमने क्या किया, इन लोगों ने पहले घनत्व पर आधारित अध्ययन किया, फिर टेम्परेचर के आधार पर देखा, फिर प्रेशर के आधार पर देखा, चीजें स्पष्ट हुई नहीं कि पृथ्वी की आंतरिक परत किस अवस्था में है। और जब हमने ये भूकंप तरंगों का अध्ययन किया भूकंप शास्त्र पे, उसी के आधार पे ये पता चला कि ठोस, तरल और जमी अवस्था, क्योंकि जो पी तरंग है ना, वो तीनों में ट्रेवल कर सकती है, वो ठोस में भी जा सकती है, वो तरल में भी, जमी अवस्था में। जब भूकंप शास्त्र का अध्ययन किया गया, पी तरंग तो देखो यहां से जब चली थी, यहां से दिखी, तरल में जाके ये गायब होगी। एल तो चलती ही नहीं है, एल तरंग तो सरफेस पे है, एल तरंग जैसे ये है, आपको ये बताता हूं, सपोज ये है, ठीक है, यहां से तरंगे भेजनी शुरू की, एल तरंगे तो सिर्फ यहां चलती हैं, इस प्रकार से सतहों पे चलेंगे एल तरंग भी नहीं। यहां सपोज कौन सी अवस्था है? तरल अवस्था। पी तरंग गई, पी तरंग यहां से गई, इधर से गई, एल तरंग भी गई, एल तरंग यहां, पी तरंग यहां से गई, इस पर स्पीड कम होगी इसकी, यानी किसमें? तरल में। और उसके बाद जैसे यहां पहुंची, यहां फिर से तेज होगी थी इस पर। लेकिन जो एल सेकंड तरंग है, एस वाली, वो यहां पे तो पहुंची, जैसे ये वाला पोर्शन आया तरल वाला, यहां से गायब होगी और सीधे वो यहां दिखी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पता चल गया, क्योंकि एल तरंग जो है बेसिकली ठोस में चलती है, सॉलिड पोर्शन में चलती है, और पी तरंग तीनों में चल सकती है, ठोस, तरल और लिक्विड, मतलब जो भी है ठोस, तरल, जमी हुई अवस्था में। और ठोस में स्पीड ज्यादा होती है। और एल तरंग तो खैर सतही तरंग है, वो स्पष्ट नहीं है, वो बाहर ही रहती है। तो जब हमने भूकंप शास्त्र पे अध्ययन किया, पाया कि ठोस जो पी तरंग है, वो जैसी अंदर गई ठोस वाले में, वहां तो स्पीड 80 थी, तरल में वो हल्की कम स्पीड होगी, जमी अवस्था में फिर उसकी स्पीड बढ़ गई। जबकि जो एस तरंग थी, यहां से तो गई ठोस में, उसकी स्पीड ठीक ठाक थी, लेकिन एल यहां पहुंचती गायब होगी। तो इससे ये स्पष्ट चला कि कहीं ना कहीं ये तरल अवस्था में है, क्योंकि यहां एस तरंग गायब होगी है, और ये ठोस में है ही है, क्योंकि इसमें दोनों है। और यहाँ पे जो है हल्की सी फिर दिखने लगी, कहीं ना कहीं वो लिक्विड ना होगी, जमी हुई अवस्था में, क्योंकि स्पीड इनकी यहाँ कम होगी थी। तो इस आधार पे अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत लेंदी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से उतना मतलब बहुत है नहीं, अगर आपको पढ़ना होगा डीपली तो बता देना। आपको इतना याद रखना कि भूकंपी तरंगों के अध्ययन भूकंप शास्त्र से ही हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक सतह किस अवस्था में है, ठीक है। और कैसे है मैंने आपको हल्का सा आइडिया बता दिया, इसको 2-3 बार सुनना, आप इजीली क्या कर लोगे, समझ जाओगे, ठीक है। होपफुली ये जो पॉइंट है ये आपके समझ आया होगा, आज की क्लास आपकी समझ आई होगी। और जैसी भी रही, कल हम हिंदी की क्लास के साथ मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।